साथियों नमस्कार, मैं गणेश शर्मा एथिका एजुटेक से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं बात कर रहा था कि हमारी किताब राजस्थान की राज्य व्यवस्था के प्रमुख अध्यायों के विश्लेषण में। बेसिकली ये किताब 7 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन लॉन्च हो रही है, इसलिए आप लोग इंतजार कर रहे थे इस किताब का, तो बस आपका इंतजार समाप्त होने वाला है। मैं अभी तक आपको राज्य के राज्य व्यवस्था के 2 इकाइयों के बारे में विवेचन कर चुका था, 7 अध्यायों के बारे में आपको बता चुका था। आज हम तीसरी इकाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस इकाई का नाम है राज्य के स्वायत्त शासी संगठन। बेसिकली ये स्वायत्त शासी संगठन आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, जो हमने बड़े सहज ढंग से बताया गया है। इसमें हमने आपको बताया कि राज्य के कौन कौन से संवैधानिक संगठन हैं, कौन कौन से वैधानिक संगठन हैं, कौन कौन से आपके स्वतंत्र निकाय हैं, जो बोर्ड, ब्यूरो, आयोग, विभागीय उपक्रम, जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट आदि के रूप में स्थापित किए गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक अंतर बताएंगे। बेसिकली राज्य के स्वायत्त शासी संगठनों में हमने 3 अध्यायों में इसका विवेचन किया है। तो पहला जो अध्याय है हमारा, बेसिकली ये अध्याय 8 के रूप में हम बात कर रहे हैं। 3 अध्याय हैं इसमें। अध्याय 8 में हमने लिया है राज्य के संवैधानिक संगठन। ये राज्य के संवैधानिक संगठनों का ही बात किया है जो हमारे संविधान में जिनका उल्लेख हो। और अध्याय 9 में हमने बात की है साथियों, अध्याय 9 में हमने बात की है राज्य के गैर संवैधानिक संगठन। गैर संवैधानिक संगठनों के बारे में हमने बात की है। गैर संवैधानिक संगठन और गैर संवैधानिक संगठनों को हम वैधानिक संगठन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये किसी विशेष कानून के तहत गठित किए गए हैं, तो इनके बारे में हमने बताया। और अध्याय 10 में हमने बात की है कि जो संगठन न तो संवैधानिक है और न ही गैर संवैधानिक है, मतलब कानून के द्वारा उनका गठन किया गया है, फिर भी उन्हें एक स्वतंत्र संगठन का दर्जा दिया गया है। तो वो कौन कौन से ऐसे स्वतंत्र संगठन हैं, राज्य के अन्य स्वतंत्र संगठन कौन कौन से हैं। बेसिकली आपको मैं एक समझाने के लिए प्रयास करूं कि ये जो किताब है, इस किताब में हमने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से विवेचन किया गया है। सिस्टमैटिक ढंग यूं कहें कि पहले तो हमने राज्य सरकार के बारे में बताया है, और राज्य सरकार में भी 3 अध्यायों में विवेचन किया था। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सरकार के अंग के रूप में थे। लेकिन हमारे राज्य में केवल राज्य सरकार ही सरकार के रूप में काम नहीं करती, वरन एक तृणमूल सरकार होती है, ग्रास रूट लेवल पर जिनका जनता से ज्यादा वास्ता होता है, उनका भी हमने विवेचन किया था। और वो विवेचन था हमारा पंचायती राज संस्थाओं के रूप में, नगरीय निकायों के रूप में, और सहकारी समितियों के रूप में। साथ ही हमने कुछ ऐसे ट्राइबल बेल्ट जो क्लस्टर के रूप में थी, वहां पर भी शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइबल एरियाज की कमेटीज बनी हुई है, वो भी ग्रास रूट स्तर पर कामकाज करती है, उसका भी हमने विवेचन किया था। तो ये 7 अध्याय हमने किए। लेकिन ये सरकार हो गई आपकी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे तृणमूल सरकार हो, लेकिन हमने एक ऐसी व्यवस्था का भी उल्लेख किया जो सरकार से भी स्वतंत्र होकर सरकार जैसा कार्य करती है। वो सरकार जैसा कार्य करती है, तो वो कौन कौन से संगठन है? वो संगठन ये है। संवैधानिक संगठनों का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है और उल्लेख करके उन्हें एक स्वतंत्र संगठन का दर्जा प्राप्त है, जिनका सरकार से कोई वास्ता नहीं होता, वे सरकार के अधीन काम नहीं करते, उन संगठनों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमने ये देखा कि कुछ ऐसे संगठन भी थे जिनको हमें आवश्यकता पड़ी कि नहीं साहब, ये सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे तो बेहतर होगा, सरकार से स्वतंत्र कार्य करेंगे तो बेसिकली सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। इसलिए कुछ विशेष कानूनों के अंतर्गत, चाहे हमने संसद के कानूनों की बात की हो, चाहे हमने विधानसभा के कानूनों की बात की, उनका गठन किया है। तो कौन से ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में हम बात करें? तीसरी बात साथियों, हम बात करने जा रहे हैं कि स्वतंत्र संगठनों के। स्वतंत्र संगठन, ये राज्य सरकार, लोग तो कहते हैं कि साहब ये राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए तो हैं, किसी विभाग के अधीन तो हैं, लेकिन उस विभाग से स्वतंत्र कार्य करते हैं। बोर्ड, ब्यूरो, आयोग, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे वो थे। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अध्याय 8 के संबंध में साथियों। बेसिकली ये अध्याय 8 क्या है हमारा?
राज्य के संवैधानिक संगठन, इस टॉपिक से हमारी शुरुआत हो रही है अध्याय 8 से। इस संवैधानिक संगठनों में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप आरएस की तैयारी कर रहे होंगे, आप एसआई की तैयारी कर रहे होंगे, आप सीईटी की तैयारी कर रहे होंगे, आप रीट की तैयारी कर रहे होंगे, आप टीचर की तैयारी कर रहे होंगे, आप लेक्चरर्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप बहुत सारे एग्जाम्स की बहुत तेरी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि राज्य के संवैधानिक संगठन कौन से हैं, तो आप बेसिकली उसको बता नहीं पाते। मैं आपको समझाऊंगा कि क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से राज्य के संगठन हैं जिनको आप आसानी से बता सकते हैं। तो संवैधानिक संगठनों में जैसा हमने इस किताब में विवेचन किया है, विवेचन इस प्रकार से हुआ है साथियों। हमने सबसे पहले जैसा कि पूर्व अध्यायों में बताए गए कि अध्याय का उद्देश्य बताया है। अध्याय का उद्देश्य हमने बताकर ये बताया है कि हमने 4 उद्देश्यों की पूर्ति कराने का प्रयास किया है। जब आप पढ़ें तो आपको पर्याप्त मात्रा में तथ्यों का ज्ञान हो जाए, आपको समझ विकसित हो जाए कि आप तुलना करने में सक्षम हो जाएं दूसरी व्यवस्था से, दूसरी व्यवस्था से आप अंतर करने में सक्षम हो जाएं, आप सहज रूप से अधिगम करने में सक्षम हो जाएं। तीसरा, आप अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर पाएंगे इसका। और चौथा, आप में कौन सा कौशल विकसित होगा जो आपके भावी दैनिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, शैक्षणिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में यदि आप जाते हैं तो काम आ सकेगा। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी चीज है जहां पर आपको हर पग पग पर आपको राजनीति से निबटना होता है, राजनीति से जुड़ाव रखना होता है, राजनीति के साथ सामंजस्य बिठाकर रखना होता है। तो ये अध्याय के उद्देश्यों में हमने रखा है। अध्याय के उद्देश्यों के बाद में हमने पृष्ठभूमि तैयार की है साथियों। ये पृष्ठभूमि क्या है? बेसिकली इस पृष्ठभूमि में हमने बताया कि संवैधानिक उल्लेख क्या क्या है, संविधान में उल्लेख किस किस का है, तो इसके बारे में बताया है। संविधान में पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड्स में हमने इसमें आपके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया है साथियों। संवैधानिक प्रावधान, अब संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए हमने बिल्कुल क्रमबद्ध ढंग से राज्य के निकायों को जानने का प्रयास किया है। जैसे हम बात करें साथियों, बात यूं करते हैं कि सबसे पहले हमारे संवैधानिक प्रावधानों में राज्य में अनुच्छेद 165 आता है। अनुच्छेद 165, जिसमें आप समझ चुके होंगे कि महाधिवक्ता का प्रावधान है। तो हमने महाधिवक्ता, आपको पता लगे कि सबसे पहला कौन सा है, राजस्थान का महाधिवक्ता है। फिर उसके बाद में हमने अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई में क्या उल्लेख हुआ है साथियों? इसमें उल्लेख हुआ है राज्य वित्त आयोग का। तो दूसरे नंबर पे हमारा राज्य वित्त आयोग है। ये बात आपको समझ में आ गई तो समझिए कि आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो तैयारी करने का तरीका होता है वो तरीका भी यही होता है कि आपको बेसिक्स चीज़ें आपको पता चलें। 243 के बाद में हमने 243 वाई के बाद में जेड ए है। जेड ए में आपका राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमने किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के बाद में हमने उल्लेख किया है साथियों इसमें 243 जेड का जो जिला नियोजन समिति के रूप में है साथियों, जिला नियोजन समिति। और 243 जेड ई महानगर नियोजन समिति के बारे में, महानगर नियोजन समिति के बारे में है। कितने संगठन हो गए आपके? ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। और छठे नंबर पे हमने भाग 14 में जो है राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम आरपीएससी के नाम से जानते हैं, सेवा आयोग आरपीएससी, जो आपके अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख हुआ है। ये 6 आयोगों के बारे में हमने संवैधानिक संगठनों के रूप में चर्चा की है। इस संवैधानिक संगठनों के रूप में अब हम आपको बताएंगे कि हमने किस किस रूप में, किस तरीके से बात की गई है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने राज्य महाधिवक्ता का प्रावधान किया है साथियों।
इसमें राज्य महाधिवक्ता में ये आप देखेंगे कि महाधिवक्ता को हमने किस रूप में रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो हमारा पहला संगठन है राज्य महाधिवक्ता। ये राज्य महाधिवक्ता बेसिकली एडवोकेट जनरल है। ये एडवोकेट जनरल के बारे में हम बात करें, इसकी परिचय हमने करवाया है, इसका परिचय बताया है कि एडवोकेट जनरल का हमारे संविधान में किस प्रकार से उल्लेख हुआ है। इसके जो प्रावधान है 165(1), 165(2), 165(3) में हमने सारी बातें इसमें रखी है साथियों। इसके बाद में हमने इसके गठन की बात करेंगे हम, फिर इसकी योग्यताएं क्या होती है उनको बिल्कुल पॉइंट वाइज में हमने दिया है। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको वेतन भत्ते कौन देता है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। ये सब चीज़ों के बात करते हुए हमने बात की है इसकी कार्य व शक्तियों के, कार्य व शक्तियों की बात की है, और कार्य व शक्तियों के आधार पर हमने इसकी भूमिका व्यक्त की है। भूमिका दो आधार पे व्यक्त की गई है। जब आपसे आप आरएस मेंस दें या आप बीए का एग्जाम्स दे रहे हो या आप एमए का एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको भूमिका गठन और कार्यों के आधार पर जो स्वतंत्रता से लेकर आज तक जो व्यवस्थाएं की गई है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना होता है। इसको बेहतरीन ढंग से सजाने के लिए हमने क्या किया है, इसमें तालिकाओं का समावेश किया है। तालिका आसानी से ये तालिकाएं आपके समझ में आ जाए तो तालिकाओं का हमने क्या किया है, बेसिकली तालिका हमने डाली है कि राज्य के एजीज की, राज्य के महाधिवक्ता एजी कौन कौन से हैं। अभी तक के जीएस कासलीवाल से लेकर जो 2024 में राजेंद्र प्रसाद जो महाधिवक्ता बने हैं उन सब का हमने विश्लेषणात्मक ढंग से विवरण किया है, क्योंकि आजकल सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि उस समय सरकार किसकी थी, उस समय महाधिवक्ता थे तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान कौन से थे। इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। साथ में एजी के साथ में हमने एजी और आपका अटॉर्नी जनरल एजीआई में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में भी हमने अंतर बताया है। ये महाधिवक्ता के संबंध में प्रावधान किया है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम्स में किसी भी प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। इसी तरीके से हमने राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की है साथियों, राज्य वित्त आयोग के बारे में। दूसरा हमारा राज्य वित्त आयोग है, तीसरा हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है। दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं, निर्वाचन आयोग है। अब राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में हमने क्या किया है साथियों, बेसिकली राज्य वित्त आयोग का हमने पृष्ठभूमि बताई है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से इसका उल्लेख हुआ है, इसका गठन क्या है, कैसे होता है, इसके गठन में ही हमने यहाँ पे नियुक्ति डाल दी है कौन करता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इसको वेतन भत्ते कैसे दिए जाते हैं, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब बातें हमने इसमें रखी है। और गठन के साथ में हमने कार्य एवं शक्तियां दी है। कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख इसमें किया है। कार्य और शक्तियों का उल्लेख करते हुए हमने गठन और शक्तियों के आधार पर इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण किया है साथियों, इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण। अब हम राज्य वित्त आयोग में तालिकाएं हमने दो रखी है साथियों। इसमें राज्य वित्त आयोग में तालिका हमने रखी है कि आपके जो राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे के गोयल साहब, के गोयल साहब से लेकर आपके वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह के कार्यकाल का हमने विवेचन किया है। साथ ही हमने एक तालिका आपके इसको राज्य वित्त आयोग को एसएफसी कहते हैं हम, स्टेट फाइनेंस कमीशन एसएफसी एंड सीएफसी में हमने अंतर बताया है साथियों, ताकि आप आसानी से समझ सके। तालिकाओं में हमने अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार से हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की विवेचना भी हमने इस रूप में की है। और साथ में दो तालिकाएं, एक तो हमारे इसको एससीसी बोल सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन में हमने ये बताया कि तालिकाओं में जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अभी अमर सिंह राठौड़ से लेकर मधुकर गुप्ता तक
बने हैं उनका हमने बड़े सहज और सरल ढंग से विवेचन किया है। साथ में हमने अंतर बताया है साथियों, SCC एंड CEC में अंतर बताया है, और साथ में एक स्टेट इलेक्शन मतलब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO होता है। तीनों में बेसिक डिफरेंस हमने तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है ताकि आप आसानी से अधिगम कर सके, समझ सके। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथा हमारा जो मतलब संवैधानिक संगठनों में है जिला नियोजन समिति। जिला नियोजन समिति के बारे में हमने उल्लेख किया है, जिसको हम DPC कह सकते हैं, DPC। और पांचवा है हमारा महानगर नियोजन समिति। महानगर नियोजन समिति, इसको हम MPC कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में हम अंतर जाने तो बेसिकली इन दोनों में ही हमने क्या किया है, दोनों को ही हमने परिचय के रूप में संविधान में क्या उल्लेख है, इसका गठन किस रूप में हुआ है। गठन में हमने बात की है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन होता है साथियों, और अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ये हमने बताया है। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको हटाया कैसे जाता है, इनको कोई वेतन भत्ते वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इन क्या ये शपथ लेते हैं कि नहीं लेते हैं। फिर साथ में हमने इसकी कार्य व भूमिका, कार्य व शक्तियाँ बताई है साथियों, इसमें कार्य व शक्तियाँ बताई है। इस शक्तियों के आधार पर हमने भूमिका, इसके रोल बताए हैं, इसका रोल का आलोचनात्मक परीक्षण किया है। साथ में तालिका के रूप में हमने क्या किया है साथियों, तालिका में दोनों की तालिका की हम बात करें, हमने तालिका बताई है जिला नियोजन समिति, DPC एंड MPC में अंतर बताने का प्रयास किया है। हमने जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के साथ में जो स्टेट प्लानिंग कमेटी होती है या फिर नीति आयोग होता है, इनमें भी बेसिक डिफरेंस हमने बताया है कि किस तरीके से ये कामकाज करते हैं। तो ये जिला नियोजन समिति के संबंध में प्रावधान था। अब हम बात करते हैं, छठा हमारा टॉपिक है राज्य लोक सेवा आयोग, जिससे जुड़े हुए काफी अच्छे प्रश्न आते हैं साथियों। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम RPSC कह सकते हैं। एक बार पुनः हमने इसको संवैधानिक प्रावधानों के साथ जोड़ा है, भाग 14 के साथ जोड़ा है। ये भाग 14 क्या कहता है, इन चीज़ों को आप समझिए। इसमें हमने संवैधानिक प्रावधान प्रस्तुत किए हैं साथियों। संवैधानिक प्रावधान के साथ में इसकी पृष्ठभूमि में गए हैं हम। पृष्ठभूमि में इस तरीके से गए हैं कि जब ली आयोग का गठन किया गया तो केंद्र में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बाद में UPSC में बदल गया, और UPSC और स्टेट PSC के बारे में उल्लेख किस तरीके से हुआ है, जिनके बारे में हमने इसमें बात की गई है। इसमें हमने इनकी स्थापना कैसे हुई, जब इसका गठन कैसे हुआ, गठन के बाद में इसकी नियुक्ति कैसे हुई, इनका कार्यकाल कैसे होता है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनके वेतन भत्ते किस प्रकार से मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने उल्लेख किया है। और ये भविष्य में पद धारण पर प्रतिबंध इनको किस प्रकार से लगता है, पद धारण पर प्रतिबंध, इन सब आयामों से बात की है। मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बेसिकली एनालिसिस कर रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई करें तो आपके पास में ये आयाम होने चाहिए। ये वीडियो जब आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इस किताब में ये है, और पढ़ाई ऐसे की जानी चाहिए। यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको आनंद आएगा, किसी भी एग्जाम्स में आप आसानी से क्रैक करने में सफल हो सकेंगे। इसकी हमने कार्य व शक्तियों के बारे में बात की है, और जो RPSC पे जो लांछन लगाए जाते हैं, जो आलोचना की जाती है, उसको भूमिका में हमने रेखांकित बड़े सरल और सहज ढंग से किया है। इसके अलावा हमने 3 तालिकाएं इसमें दी है। इन तालिकाओं के बारे में हम बात करें साथियों, तालिका बेसिकली एक तो हमारे RPSC के अध्यक्ष अब तक नियुक्त हुए हैं, चाहे SC घोष से लेकर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे
उनसे लेकर कैलाश मीणा, जो अभी कैलाश मीणा साहब हैं कार्यवाहक अध्यक्ष है, उनको अभी हमने रेखांकित किया है। और साथ में जो आरपीएससी में महिला सदस्य अभी तक नियुक्त हुई है, जिसमें श्रीमती कांता सबसे पहले सदस्य नियुक्त होने वाली थी, और आज और अंतिम सदस्य के रूप में मंजू शर्मा की नियुक्ति हुई है, उनके बारे में भी हमने विश्लेषण किया है। और साथ में जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो चर्चा में रहे, पद धारण के बाद में वो राज्य की किसी सेवा में या केंद्र की किसी सेवा में लग गए, उनके बारे में भी हमने उल्लेख किया है। और साथ में पद धारण पर प्रतिबंध, तीसरा हमारा पद धारण पर प्रतिबंध सही और गलत के आधार पर लगाया है कि आरपीएससी का अध्यक्ष या यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कहाँ कहाँ जा सकता है, किस तरीके जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने उल्लेख किया है। अब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में आप जब 6 संवैधानिक आयोग पढ़ लेंगे तो हमने बड़े सरलता के साथ अध्याय सार दिया है। बेसिकली चलते चलते पढ़ ले रे भैया का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, तो आप हमारे 15 से 20 वन लाइनर नोट्स भी एग्जाम्स में जाते वक्त पढ़ जाते हैं, तो एग्जाम्स में डेफिनेटली आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यह है कि जब आप पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद में आपके पास में प्रामाणिक मानक और आयोग की मंशा के अनुरूप प्रश्न हो तो क्या बात हो, लाजवाब, आनंद आ जाएगा आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे जब आप सोल्व करेंगे, और साथ में वर्णनात्मक प्रश्नों को हमने इसमें 3 भागों में बांटा है, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे नेट का एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप आरएएस मेंस दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमने 3 आयामों से 3 प्रकार के प्रश्नों में बांटा है, और इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है इसके लिए हमने पहले एक मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो ये था हमारे राज्य के संवैधानिक संगठनों के बारे में प्रावधान, तो जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार के कौन कौन से संगठन आपके संवैधानिक संगठनों में हैं, और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और अब तक के चेयरमैन कौन बने हैं, सदस्य कौन बने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उल्लेख था। कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी बातों को शेयर कीजिएगा, और कहिएगा कि वो सब्सक्राइब करे, और सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे एथिका एजुटेक का जो चैनल है इसको देखे सही ढंग से, और जो किताब हमारी 7 तारीख को लॉन्च हो रही है उस किताब को खरीदे और एक बार एनालिसिस जरूर करें। धन्यवाद।